अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? सब लोग ठीक हैं? आपको पता है कि मेरा दूसरा चैप्टर शुरू हुआ फोर्स एंड मोशन वाला। आज इसका दूसरा लेक्चर है रेजोल्यूशंस ऑफ वेक्टर्स। स्टार्ट करें इसे? चलें, चलो ठीक हो गया। अच्छा, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। अच्छा, वेक्टर्स को ना हमने क्या करना है, रिजोल्व करना है, तोड़ना है। वेक्टर को हम दो तरह से तोड़ सकते हैं, ठीक हो गया। एक तो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, केला रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, दूसरा है कंपोनेंट। दो तरीके से क्या है, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में, और दूसरी बात, और दूसरा तरीका क्या है, कंपोनेंट्स में। दो तरीके से तोड़ सकते हैं, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में और कंपोनेंट्स में। ये दोनों अलग अलग बात है, एक है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, एक क्या है कंपोनेंट्स। दो तरह से तोड़ सकते हैं, ठीक हो गया। पहले हम इसको पढ़ेंगे, फिर हम इसको पढ़ेंगे, ठीक हो गया। चलिए आगे एक बार देख लेते सिंपल है। हाँ सही है, सही है। चलो चलते हैं, पढ़ते हैं आगे। क्या पढ़ना है, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट वो कंपोनेंट। पहले हम पढ़ते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स कैसे तोड़ना है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में, ठीक हो गया। चलो सबसे पहले आपने क्या लेना है, सबसे पहले आपने कोऑर्डिनेट सिस्टम लेना है। क्या लेना है, कोऑर्डिनेट सिस्टम। कैसा, फर्ज करो मेरे पास ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है। ये क्या है, एक्स एक्सिस, ये क्या आ गया, वाई एक्सिस। ये एक्स एक्सिस हो गया, ये क्या आ गया, वाई एक्सिस आ गया, ठीक हो गया। और फर्ज करो मैंने एक वेक्टर ले लिया, यहाँ पर एक वेक्टर ए ले लेता हूँ। वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करना है, ऊपर एरो लगा के, ठीक है। ये बात बोलनी नहीं तो गलत हो जाएगा, ठीक हो गया। अच्छा, अब हमें सिर्फ तोड़ना है। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट रेक्टेंगुलर कंपोनेंट जब तोड़ते हैं ना वेक्टर को, तो तीन कंपोनेंट्स होते हैं। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट कितने होते हैं वेक्टर के, तीन होते हैं। कौन कौन से, एक्स वाई और जी। पहले हम एक्स वाई पढ़ेंगे, बाद में हम एक्स वाई और जी भी पढ़ेंगे, ठीक हो गया। पहले टू डायमेंशन, जिसमें दो वेक्टर कंपोनेंट होना है एक्स और वाई, उसे कहते हैं टू डायमेंशन। और जिसमें तीन कंपोनेंट उसे कहते हैं थ्री डायमेंशन। अभी हम टू डायमेंशन पढ़ेंगे, ठीक हो गया। वेक्टर को ना टू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में तोड़ेंगे। पहला कंपोनेंट देखते हैं यहाँ से, ये क्या है, इसे क्या कहेंगे ए वाई। क्यों, ये तमोए क्यों कहते हैं, इसे कहेंगे इधर से लेके इतना, इसे क्या देंगे ए एक्स। अब ये एक्स एक्सिस में आ रहा है, इस कंपोनेंट में क्या दिया ए एक्स। जो एक्स एक्सिस में आ रहा है उस कंपोनेंट को ए का मैंने कहा क्या दिया ए एक्स। जो वाई एक्सिस में आ रहा है, ये वाई है ना, तो ये वाला ऐसा भी क्या हुआ, वाई होगा, ठीक हो गया। तो ये क्या हुआ, ए वाई आ गया, ठीक हो गया। लेकिन समझ, दो कंपोनेंट में तोड़ा है, ए एक्स में तोड़ दिया और ए वाई में तोड़ दिया, ठीक हो गया। अच्छा, अब ये क्या है, अगर मैं कहूँ कि ये भी ए एक्स है तो बात गलत नहीं होगी, नहीं होगी। क्यों, वजह, अगर ये एक्स है तो ये भी ए एक्स है। क्यों, क्योंकि ये दोनों आपस में क्या है, पैरेलल है। हमारा मेरा लेक्चर नंबर 1 है, वहाँ पे मैंने समझाया था पैरेलल शिफ्टिंग अलाउ होती है। अगर आपको नहीं पता पैरेलल शिफ्टिंग क्या होती है, तो मेरा लेक्चर नंबर 1 सुन सकते हो। उसमें मैंने बताया हुआ कि पैरेलल शिफ्टिंग क्या होती है, उसकी कंडीशन क्या होती है, वो कब अलाउ हो सकती है, ठीक हो गया। अब मैंने क्या किया, पैरेलल शिफ्टिंग किया, तो ये भी ए एक्स है, तो ये भी क्या होगा, ए एक्स है। अगर ये ए वाई है तो ये वाला हिस्सा भी यहाँ तक क्या होगा, ए वाई होगा। क्या होगा, ए वाई होगा। लेकिन समझ, ये भी ए एक्स है, ये ए वाई आ गया, इसके पैरेलल ये भी ए वाई है, और इसके पैरेलल ये भी क्या ए एक्स है। ये कंपोनेंट हमने दो कंपोनेंट में तोड़ दिया, ठीक है। अब चलिए आगे। अच्छा, अब इनके दरमियान एक एंगल बन रहा है, ये एंगल होता है थीटा। ये एंगल क्या है, थीटा। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात लिखने लगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात। अब हमने कुछ सवाल भी कुछ ना एक क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे, उसमें बहुत काम आने वाली है। क्या लिखूंगा, मैं कहूँगा थीटा इज बिटवीन एक्स कंपोनेंट में, जो भी वेक्टर का एक्स कंपोनेंट होगा, जो एक्स वाई तीन कंपोनेंट है ना, एक्स वाई और जेड। जो एक्स किसके दरमियान होगा, एक्स कंपोनेंट एंड ओरिजिनल वेक्टर, ओरिजिनल वेक्टर के दरमियान होगा, ठीक हो गया। अब ये थीटा किनके दरमियान बना है, एक्स कंपोनेंट के दरमियान और ओरिजिनल वेक्टर ए के दरमियान ये थीटा बना हुआ है, ठीक हो गया। एक बात तो ये, एक वो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात वो लिखने वाला हूँ। अच्छा, एक पहले एक बात बता देता हूँ। एक हमने वेक्टर पढ़ते हैं यूनिट वेक्टर, मान लो सर न्यू सिलेबस था ना, उसमें ये नहीं बताया कि यूनिट वेक्टर क्या होता है, इक्वल वेक्टर क्या होता है, पैरेलल वेक्टर क्या होता है, एंटी पैरेलल वेक्टर क्या होता है, रिजल्टेंट वेक्टर क्या होता है, ये सब कुछ हटा दिया। लेकिन हम आप यहाँ पे ना यूनिट वेक्टर का इस्तेमाल होगा, हमें तो पता ही नहीं, न्यू सिलेबस वाले को तो पता ही नहीं। लेकिन मैं एक अलग लेक्चर बनाऊंगा, इससे अगला लेक्चर टाइप्स ऑफ वेक्टर,
उससे मैं आर्ट वाला कवर करूंगा, यूनिट वेक्टर क्या होगा, इक्वल वेक्टर क्या होता है, पैरेलल क्या होगा, एंटी पैरेलल है। क्यों? क्योंकि अगर उसमें लेक्चर आएंगे ना, वेक्टर प्रोडक्ट आ गया, स्केलर प्रोडक्ट आ गया, उसमें बहुत काम आने वाली चीजें हैं जो हमारे सिलेबस में हटा दी, गलती की ना हटा के। क्यों? क्योंकि आगे काम आने वाली चीजें बच्चे को पता ही नहीं होगा तो कैसे करेगा आगे, ठीक होगा। इससे अगला मैं लेक्चर होगा यूनिट वेक्टर क्या होता है, लेकिन अब तक आपने बस ये देखना है एक्स एक्सिस से यूनिट वेक्टर होता है वो होता है आई, रिप्रेजेंट कैसे करना, ऊपर हेड दे देनी है, ठीक हो गया। वाई में जो सा होता है वो होता है जे, वाई में क्या होता है जे, ठीक है। लेकिन समझ, एक्स एक्सिस में आए, वाई में क्या होता है जे हो गया, और जेड में के होता है, वो हम आगे जाके पढ़ेंगे या 3 डायमेंशन पढ़ेंगे इसका, ठीक हो गया। एक्स वाई हो जाए। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट बात लिखने वाला हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, वो ये है कि ए एक्स एंड ए वाई इज नॉट अ वेक्टर। ए एक्स और ए वाई कोई वेक्टर नहीं है, लेकिन ए एक्स आई एंड ए वाई जे इज अ वेक्टर। ये बुक्स वगैरह में बात नहीं, इसलिए आपने नोट कर लेनी। मैंने कहा कि ये अकेला ए एक्स और अकेला ए वाई वेक्टर नहीं है, लेकिन ए एक्स आई और ए एक्स वाई जे वेक्टर है। इसकी वजह यह है कि हम वेक्टर में 2 चीजें पढ़ी थी वेक्टर में। पहली बात तो मैग्नीट्यूड होनी चाहिए, दूसरी बात डायरेक्शन होनी चाहिए। अब अकेला ए एक्स मैग्नीट्यूड है और ए वाई क्या है, मैग्नीट्यूड है, वेक्टर नहीं होगा, क्योंकि दो कंडीशन पूरी नहीं हो रही। यहाँ पे देखो कि ए एक्स क्या मैग्नीट्यूड है, आई डायरेक्शन है, ए वाई मैग्नीट्यूड है और आई क्या डायरेक्शन है, तो ये क्या होगा, वेक्टर होगा। ये बात याद रखनी, ए एक्स ए वाई वेक्टर नहीं है, लेकिन ए एक्स आई मतलब यूनिट वेक्टर और ए वाई यूनिट वेक्टर क्या है, वेक्टर होगा, ठीक हो गया। अच्छा, एक और बात, यूनिट वेक्टर जो होता है ना, उसको यूज करते हैं डायरेक्शन के लिए, डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। चलिए आगे, टर्न नोट कर लो पोस्ट करके से। हो गया नोट, चलें चलो। हो गया नोट, चलो ठीक हो गया। अच्छा, यूनिट वेक्टर मैं आपको क्या था, यूनिट वेक्टर को यूज करते हैं डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए। अगर कोई पूछ ले ना ए एक्स और ए वाई वेक्टर है, तो आपने कहा भाई वेक्टर नहीं है, वो स्केलर है, क्योंकि इसके लिए मैग्नीट्यूड है। लेकिन ये पूरा चीज, ये मैग्नीट्यूड हो गया, ये क्या डायरेक्शन है, ये मैग्नीट्यूड है, ये डायरेक्शन, ये पूरा वेक्टर है, लेकिन अकेला अकेला वेक्टर नहीं है। ये बात लाजमी याद रखनी है, किसी बुक्स में लिखी नहीं हुई, लेकिन आप लोगों ने लाजमी याद रखनी है, ठीक है। आगे चलें। अच्छा, ये थाने कुछ पॉइंट्स लिखे थे, अब मेन लॉन्ग सामने लॉन्ग आए तो कैसे अटेम्प्ट करना है वो आप बताने लगा, ठीक हो गया। अब मेन लॉन्ग की तरफ चलते हैं, लॉन्ग की तरफ, ठीक है। एक्सप्लेनेशन की हेडिंग दे देनी है आपने, किसकी, एक्सप्लेनेशन की। अब जो पहले पॉइंट्स लिखवाए थे वो थे जब आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाए, क्योंकि आगे जब सवाल सॉल्व करेंगे ना, उससे बहुत काम वाली चीज़ें हैं, ठीक हो गया। क्या लिखना है आपने, लिखना है ए इज अ वेक्टर represent by एक मिनट, इसको मैं पॉइंट ओ कह देता हूँ, इसको पॉइंट मैं पी कह देता हूँ, इसको मैं पॉइंट एन कह देता हूँ और इसको पॉइंट एम कह देता हूँ। अपनी मर्जी से नाम दे दिए, ओ पी एन एम, आप जो मर्जी दे दो, ए दे दो, बी दे दो, सी दे दो, अपनी मर्जी से दे दो। ए इज अ वेक्टर रिप्रेजेंट बाय लाइन, कौन सी लाइन, कितनी लाइन है, ओ से लेके पी तक, पी, ठीक हो गया, ठीक समझ, ठीक हो गया। ए एक्स एंड ए वाई इज द एक्स एंड वाई component of vector A respectively। इसका मतलब क्या, रिस्पेक्टिव, इसका मतलब ये कि x कंपोनेंट है, मतलब ax और ay कंपोनेंट किसके हैं यार, नहीं किस्म लगी, नहीं समझ। रिस्पेक्टिव का मतलब 9 10 6 सालों से पढ़ते आ रहे हो। रिस्पेक्टिव का मतलब है ax जो सब x कंपोनेंट है a का, और ay वो y कंपोनेंट है a का, आपको पता ही है, रिस्पेक्टिवली, ठीक हो गया। इसको नोट करो तो एक्सप्लेनेशन, बस जैसे एक्सप्लेनेशन लिखनी हो, ज़्यादा कुछ नहीं लिखना आपने, ठीक हो गया। हो गया, पोस्ट करके नोट कर लो। चलो चलते आगे, चले आगे।
अब ए एक्स और ए वाई क्या है, कॉम्पोनेंट्स है, एक्स और वाई कॉम्पोनेंट्स हैं, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ इसको। अच्छा एक और बात अब एक्सप्रेशन आपने लिख लिया बट ठीक हो गया। अब यहाँ पे हेडिंग दो स्केलर फॉर्म, फिर हम इसको स्केलर फॉर्म में लिखेंगे, स्केलर फॉर्म में, ठीक हो गया। मतलब कोई डायरेक्शन डुरेक्शन नहीं देखेंगे, के लिए स्केलर फॉर्म में देखेंगे, ठीक हो गया। कैसे, ओपी मतलब ए वेक्टर इज इक्वल टू, किसके इक्वल है, पहले हमने इन दोनों को रिजोल्व किया है, तो इन दोनों का सम किसके इक्वल होगा, एक इक्वल होगा ना। जारी बात है, अब आप एक चीज को तोड़ते दो हिस्सों में, ठीक हो गया, जब इसको प्लस कर दो क्या ये ओरिजिनल चीज ही आएगी ना। अगर मैं आगू के मेरे पास 5 रुपये हैं, ठीक हो गया, तो मैं उसको 2 रुपये हो 3 रुपये में तोड़ दूँ, फिर मैं आगू को 2 और 3 कितना होगा 5, वो किसके इक्वल आया, ओरिजिनल के इक्वल ही आएगा ना, है ना। ओपी इज इक्वल टू एन ए ओ एन प्लस एन पी, ठीक हो गया। कैसे भी लिख सकता हूँ, ए इज इक्वल टू ए एक्स प्लस ए वाई, ठीक हो गया। अब पीछे एक और बात लिखनी है, एक बात लिख लेनी है, ए इज इक्वल टू द सम ऑफ मैग्नीट्यूड, ये मैग्नीट्यूड का डायरेक्शन नहीं है, आपने मैग्नीट्यूड लिखना है, मैग्नीट्यूड, ये भी क्या है मैग्नीट्यूड का डायरेक्शन नहीं है, वेक्टर नहीं है, इस वक्त ये तो वेक्टर उस वक्त होता है जब मैं एरो लगा देता है, इस वजह हमने स्केलर फॉर्म ली है, स्केलर फॉर्म, ठीक है ना, वेक्टर है। मैग्नीट्यूड ऑफ ए एक्स एंड ए वाई, ठीक है, नोट करो जल्दी करो इसे, फिर आगे चलते हैं। हो गया नोट, पोस्ट करके नोट कर लो, हो गया, चलो आगे चलते हैं। वाला रेजिंग होता है उससे, जिनकी डांट पड़ जाएंगे, फिर वो मसला करेंगे ना इसको लेक्चर में, ठीक है, आगे चलें अब। अच्छा हमने पहले स्केलर फॉर्म लिखी है, अब इसके वेक्टर फॉर्म लिखते हैं, क्या लिखते हैं, वेक्टर फॉर्म, वेक्टर फॉर्मा, वेक्टर फॉर्मा, ठीक हो गया। क्या आएगा वेक्टर फॉर्म इसका, ए वेक्टर इज इक्वल टू ए एक्स आई प्लस ए वाई जी। लेकिन सर मैंने वो बात क्यों लिखी थी कि ए एक्स क्या अकेला स्केलर है, ए वाई अकेला स्केलर है, लेकिन जब वेक्टर में लिखेंगे ना तो ये ए एक्स आई वेक्टर है, ए वाई जे वेक्टर है, लेकिन ए एक्स और ए वाई अकेला अकेला वेक्टर नहीं है, वो अकेला अकेला मैग्नीट्यूड होगी, ठीक हो गया, सही है, सही है, चले आगे, सही हो गया। अच्छा एक और बात, आपने वेक्टर फॉर्म लिख ली ना, अब आपने फाइंड क्या करना है, कहता है फाइंड ए एक्स मालूम करो, क्या मालूम करो, ए एक्स मालूम करना है, ठीक हो गया। अब एक और बात आपको बताता हूँ, इसको मैं उठा के ना ये वाला अभी नीचे बना रहा हूँ दोबारा, ठीक हो गया, ये जो ट्रायंगल बनी हुई है ना इसको मैं नीचे बना रहा हूँ, ठीक हो गया। अच्छा अब ये मेन वेक्टर है ना, जो मेन वेक्टर होता है उसे कहते हैं हाइपोटेनियस, क्या कहते हैं, हाइपोटेनियस। अब जो ये लाइन होती है इसे कहते हैं परपेंडिकुलर और इसे कहते हैं बेस, एंगल ही होता है थीटा। अब आपने बात क्या रखनी है, आपने बात ये याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट बात, कि थीटा के साथ हमेशा परपेंडिकुलर आएगा, थीटा जो सा होगा उसके साथ हमेशा क्या आएगा, परपेंडिकुलर। पहले मैं आपको बात लिखवाई है, क्या बात लिखवाई है, मैंने कहा था थीटा इज बिटवीन ओरिजिनल वेक्टर एंड एक्स कंपोनेंट, ये क्या है, बेस का होता है एक्स कंपोनेंट, परपेंडिकुलर वाई कंपोनेंट होता है, ठीक हो गया ना। इसे मैंने आपको इंपॉर्टेंट बात लिखवाई थी, मैंने कहा था लिख लो काम आएंगे, ठीक हो गया। थीटा एक्स ओरिजिनल वेक्टर के दरमियान होता है हमेशा ही, जो जैसे मर्जी उल्टा सीधा सवाल आ जाए हमेशा आपने कहना है कि थीटा मेन वेक्टर और एक्स कंपोनेंट के दरमियान होगा, और थीटा के साथ हमेशा वाई कंपोनेंट होगा, मतलब परपेंडिकुलर होगा, वाई कंपोनेंट होगा, वाई कंपोनेंट मैंने परपेंडिकुलर कह दिया, एक्स कंपोनेंट को बेस कह दिया और ओरिजिनल वेक्टर को हाइपोटेनस कह दिया। अगर आप एक्स मालूम करना चाहते हो तो आपने करना है cos थीटा इज इक्वल टू बेस ओवर हाइपोटेनियस, cos थीटा इज इक्वल टू बेस ओवर हाइपोटेनियस। अब बेस क्या इज इक्वल ए एक्स है, ठीक हो गया, बेस क्या है ए एक्स है, हाइपोटेनियस क्या है ए है, cos थीटा क्या आ जाएगा, पहले ए का मल्टीप्लाई होगा तो क्या आया ए एक्स इज इक्वल टू ए
कोस थीटा, ए एक्स इक्वल टू ए कोस थीटा। अब मेरे पास ये वैल्यू आ गई है ए एक्स की, एक्स इक्वल टू ए कोस थीटा। ठीक है, नोट कर लो इसे, जल्दी करो, पोस्ट करके नोट कर लो। हो गया, चलो आगे चलते हैं। अब ए वाई भी मालूम करेंगे इससे, ए वाई कैसे मालूम करते हैं वो भी देख लेते हैं। अभी ए वाई क्या मालूम करना है हमने, ए वाई फाइंड करते हैं। ए वाई मालूम करने के लिए क्या फार्मूला है, साइन थीटा, इसके लिए कोस थीटा है, इसके लिए क्या है साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस। उसमें क्या है बेस और हाइपोटेन्यूस, इसमें क्या है परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूस। परपेंडिकुलर क्या है, इसमें ए वाई है, हाइपोटेन्यूस ए है, साइन थीटा क्या आएगा ए वाई इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या आ जाएगा ए साइन थीटा, ए साइन थीटा, ए साइन थीटा आ जाएगा। ठीक हो गया, अब पता चलेगा कैसे मालूम करना है। ठीक है, चले गया, चलो ठीक हो गया। अब इसके मैग्नीट्यूड मालूम करते हैं, क्या मालूम करने हैं मैग्नीट्यूड। अच्छा आपने ना पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा हुआ है, क्या पाइथागोरस थ्योरम क्या पढ़ा है उसमें, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर इज प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ये आपने पाइथागोरस थ्योरम में पढ़ा हुआ है। ठीक हो गया, इसको मैं यहाँ पे सोल्व कर लेता हूँ। ए हाइपोटेन्यूस क्या है, ए मतलब ए का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस क्या है ए एक्स का स्क्वायर प्लस पी क्या है ए वाई का स्क्वायर। अब ये इधर भी अंडर रूट ले लो, इधर भी अंडर रूट ले लो, ये अंडर रूट से कैंसिल हो गया, ये क्या आ गया ए एक्स प्लस ए वाई। ठीक है, ये मैग्नीट्यूड आ गई। ए की मैग्नीट्यूड क्या है ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर ओवर अंडर रूट। ठीक हो गया, लगी सन चले आगे। चलो डायरेक्शन भी यहाँ पे मालूम कर लेते हैं। अच्छा ना, एक वो बहुत इंपॉर्टेंट बात आता है, बहुत इंपॉर्टेंट बात। अक्सर में हमारी बुक्स में ना आप लोग फेडरल में देखो, सिंगल देखो, केपीके के देखो, या फिर फेडरल में देख लो, आप ना ये वाला फार्मूला ऐसे ही लिखा हुआ है, लेकिन असल में फार्मूला कैसे है जो आप लोग के आगे करंट इलेक्ट्रिसिटी वाला या एक कूलम्स लॉ वगैरह ऐसे टॉपिक बहुत काम आने वाला है। वो क्या फार्मूला है, वो कहता है कि ए इज इक्वल टू ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर प्लस 2ax ए वाई कोस थीटा। असल में फार्मूला ऐसे है। ठीक है, असल में फार्मूला कैसे है, ऐसे है ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर, या फिर आप ऐसे कह लो ना, मैं कहता हूँ, मैं जो मर्जी कह सकता हूँ ना यार। देखो अगर मैं कह दूँ ऐसे कि ए वन का स्क्वायर, मैंने एक्स को 1 कह दिया, वाई को 2 कह दिया, ऐसे भी लिख सकते हो ना, 1 कह दो 2 कह दो, ऐसे ऐसे समझ लो, जैसे मर्जी समझ लो। ठीक हो गया, असल में फार्मूला है कैसे है, ऐसे है। ठीक है, अब ये फार्मूला कैसे आता है, पता है कैसे आता है, अब देखना जरा। मैं कहूँ ए वन का स्क्वायर प्लस ए टू का स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कोस, एंगल कितना बन रहा है इस पर, एंगल कितना बन रहा है इनके दरमियान, ये एंगल कितना है 90 डिग्री। ए एक्स और ए वाई के दरमियान एंगल कितना बन रहा है 90 डिग्री। 90 पुट करेंगे, 90 क्या क्या पुट कर दिया। अब देखो कोस 90 क्या होता है 0, कोस 90 क्या होता है 0। अब 0 इसका मल्टीप्लाई होगा तो पूरा फैक्टर क्या हो जाएगा 0। देखो ना यार, जब कोस 90 क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, वो 0 को जब 2a1 से मल्टीप्लाई करोगे पूरा फैक्टर क्या हो जाएगा 0, पूरा फैक्टर क्या हो गया 0। तो आपके पास क्या रहेगा पीछे, ये वाला फार्मूला हमारा डायरेक्ट ये मालूम किया हुआ है, लेकिन असल में ये ऐसे है। इसको भी मालूम किया जाता है, लेकिन थोड़ा ना डिटेल में चल जाएगा, हम डिटेल में जा नहीं रहे। क्यों, क्योंकि हमारे पास लेक्चर थोड़ा शॉर्ट बनाएगा ना, वो 1-1.5 घंटे का लेक्चर बनेगा, बिल्कुल सुनता भी नहीं है। ठीक हो गया, लेकिन मुझे पता है कि कैसे मालूम करना, अभी ना करना मुझे नहीं आता कि कैसे ये मालूम करना है, मुझे पता है कैसे मालूम करना है। ठीक है, चलिए आगे। चलो पोज करके नोट कर ले इसको। चलो
डायरेक्शन अब आपने क्या मालूम करनी है, डायरेक्शन मालूम करनी है। डायरेक्शन मालूम करने के लिए फार्मूला है tan थीटा इज इक्वल टू ए वाई ओवर ए एक्स हो गया। थीटा इधर रह गया, tan जाकर रिवर्स हो जाएगा, tan -1, आंसर क्या आया ए वाई ओवर ए एक्स। क्या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, tan थीटा ए वाई किसके इक्वल है, ए साइन थीटा, ए एक्स किसके इक्वल है, ए कोस थीटा। ऐसे भी लिख सकते हो आप, मतलब वैल्यू पुट कर सकते हो इसको। ठीक हो गया। पहले हमने रेक्टेंगुलर कंपोनेंट पढ़े थे, मैंने कहा था रेक्टेंगुलर कंपोनेंट इज ऑलवेज 3। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट हमेशा 3 होते हैं, एक्स वाई हो जाए बस, एक्स वाई हो जाए 3 कंपोनेंट होते हैं रेक्टेंगुलर के। कितने होते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, 3 एक्स वाई हो जाए। लेकिन केले कंपोनेंट इन्फिनिटी होते हैं, इन्फिनिटी। फर्स्ट करो मेरे पास ये ए वेक्टर है, आप चाहो तो इसका एक कंपोनेंट ऐसे बना लो, दूसरा कंपोनेंट इसका ऐसे बना लो, तीसरा कंपोनेंट इसका ऐसे बना लो, चौथा कंपोनेंट इसका ऐसे बना लो। ठीक हो गया। पांचवा कंपोनेंट इसका ऐसे बना लो, छठा ऐसे बना लो, सातवां ऐसे बना लो, जैसे आप दिल चाहे वैसे बना लो। नौवां इसका ऐसे बना लो, 10वां इसका ऐसे बना लो, 11वां इसका ऐसे बना लो, जैसे आपका दिल चाहे। जितने मर्जी कंपोनेंट, ये कंपोनेंट 1 बन गए, 2 बन गए, 3 4 5 6 7 8 9 10, जितने मर्जी कंपोनेंट बनाए जाओ। चाहो तो ऐसे बनाते यहाँ पे घूमते वापस यहाँ पे आ जाए। चाहो तो ऐसे जाओ ऐसे बनाते यहाँ पे वापस आ जाए। ठीक है। आपने इसे कंपोनेंट्स बनाने हैं, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट तो 3 ही है ना, एक्स वाई जेड। लेकिन कंपोनेंट के लिए कंपोनेंट इन्फिनिटी हो सकते हैं, जितने मर्जी बना लो। चाहे तोड़ते यहाँ पे जाओ, ऐसे इधर आ जाओ। ठीक है, जैसे मर्जी जाओ, जैसे तुम्हारा दिल चाहे वैसे जाओ। ठीक हो गया, लाके सब। अच्छा, अगला इससे लेक्चर आगे ना मेरा, वो है टाइप्स ऑफ वेक्टर। बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है। आपको पता है कि हमारे सिलेबस में तो टाइप्स ऑफ वेक्टर दी नहीं हुई कि वेक्टर, इक्वल वेक्टर, के यूनिट वेक्टर क्या होता है। लेकिन हमारे से आगे टॉपिक्स आ रहे हैं ना, स्केलर प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट, उसमें बहुत काम वाली चीज़ें कि रिजल्टेंट वेक्टर क्या होता है, यूनिट वेक्टर क्या होता है, उसमें काम आएंगे। उसके आपने पहले लेक्चर सुने ना, टाइप्स ऑफ वेक्टर। ठीक है, ये ना समझो कि भाई सिलेबस में तो छोड़ो, नहीं, बीटा सीरीज वाली को लाजमी ही सुने। क्यों? क्योंकि ना एम डी क्या है, ई कैट भी तो करना है ना, उसके लिए लाजमी होगा। ठीक हो गया, चलो अल्लाह हाफिज़।